हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक एल्गो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ा था? रिलेशन मॉडल की कीज तक हमने कवर अप किया था, ठीक है, जिसमें कि हमने सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की एंड ऑल्टरनेट की पढ़ लिया था, ठीक। अब हम रिलेशन मॉडल के आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड एट्रीब्यूट क्लोजर है। एट्रीब्यूट क्लोजर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग ध्यान से समझना चीज़ों को। एंड मैं बता दूं कि जो भी मतलब आपको नोट्स और पीवाईक्यूज चाहिए तो टेलीग्राम लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको मिल जाएगा। एंड जो भी शरद पिन है उन्हें मैं बता दूं कि डीबीएमएस की क्विक रिवीजन प्लेलिस्ट है, जिसमें डीबीएमएस के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल वे में, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनल डिपेंडेंसी इन डीबीएमएस। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है? तो फंक्शनल डिपेंडेंसी डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल। ये एक डेफिनेशन जो आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है, कि ये एट्रीब्यूट्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। इफ एट्रीब्यूट ए डिटरमाइंस बी, इट मीन्स व्हेनेवर वी नो द वैल्यू ऑफ ए वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। देखो सिंपली मैं बताती हूँ कि अगर दो एट्रीब्यूट है, ठीक है, स्टूडेंट ने स्टूडेंट आईडी है और नेम है, ठीक है, आपको बोल दिया गया कि जाओ 104 स्टूडेंट आईडी के मतलब स्टूडेंट आईडी से उस बच्चे का नेम पता करो। देन यू कैन इजीली डिटरमाइन द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट बाय यूजिंग द स्टूडेंट आईडी, है ना। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टूडेंट आईडी को आप मान लो ए और नेम को मान लो बी। तो ए क्या करे, डिटरमाइन कर पा रहा है बी को, है ना। तो हम लोग इसमें क्या रिलेशनशिप बता रहा है ना, डिफाइन कर पा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलते हैं। मीन्स कि जो आपका बी था वो डिपेंडेंट है किस पे? ए पे, ठीक है। जो बी था वो ए पे डिपेंडेंट है, या आप ये बोल लो कि ए जो है वो बी को डिटरमाइन कर पा रहा है, ठीक है। तो ए को हम लोग क्या बोल देंगे? डिटरमिनेंट। ए को हम लोग क्या बोल देंगे? डिटरमिनेंट, जो डिटरमाइन कर पाए। और बी को क्या बोल देंगे? डिपेंडेंट, जो कि डिपेंडेंट हो, ठीक है। क्या हुआ कहने का मतलब? सिंपल जानो, अगर डेफिनेशन वेफिनेशन नहीं रटना है आपको, मैं बोल देती हूँ कि आप पढ़ लो ताकि आप एग्जाम में लिख पाओ, ठीक है। बाकी जिसको मतलब प्रॉब्लम होती है लिखने में, लेकिन अगर आपको मैं सिंपली समझाऊँ तो देखो बात को समझो कि दो एट्रीब्यूट्स ए और बी, अगर ए बी को डिटरमाइन कर पा रहा है, ठीक है, ए बी को डिटरमाइन कर ले रहा है, तो फिर वो फंक्शनली डिपेंडेंट है। बी उस पर क्या? फंक्शनली डिपेंडेंट है, ठीक है। ए को हम लोग क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट। और बी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट, ठीक है। ए क्या हो गया? डिटरमिनेंट, और बी डिपेंडेंट। डिटरमिनेंट मीन्स इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स, मीन्स ए जो है उसको स्टूडेंट आईडी किस पे मतलब डिपेंड करेगा? नहीं कर रहा है, बी डिपेंड हो रहा है ना उस पर। तो बी क्या हो रहा है? बी डिटरमाइंड किया जा रहा है किसकी हेल्प से? ए की हेल्प से। तो ए यहाँ पे क्या हो गया? इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट हो गया, और बी क्या हो गया? डिटरमाइंड एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसी का डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। इसके बेसिकली 4 टाइप होते हैं, वन बाय वन पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या कहता है? इफ द डिपेंडेंट एट्रीब्यूट इज अ पार्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी कि बी अगर ए का सबसेट है एंड इट इज अ ट्रिवियल, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि देखो स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और देखो स्टूडेंट आईडी और नेम है, तो यहाँ पे नेम मतलब कि जो लेफ्ट में है, ठीक है, जो लेफ्ट में है, जो लेफ्ट में है वो राइट में भी होना चाहिए, ठीक है। सिंपल जानो, जो लेफ्ट में है वो राइट में भी होना चाहिए, यानी कि ए जो है वो ए को भी डिटरमाइन करना चाहिए, ठीक है। ये जो अगर ए बी है तो वो ए बी जो है वो बी को डिटरमाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है ट्रिवियल। ट्रिवियल एफ डीज आर ऑलवेज वैलिड, ये हमेशा वैलिड होती। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर ये किसी के भी साथ है लेकिन ये खुद को भी डिटरमाइन कर पा रहा है ना, ठीक है। इफ द डिपेंडेंट एट्रीब्यूट इज अ पार्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, कहने का मतलब है कि डिपेंडेंट स्टूडेंट आईडी जो है वो देखो वो डिपेंडेंट एट्रीब्यूट है ना। वो इसको छोड़ो, ये एग्जाम्पल समझो, ठीक है। नेम जो है वो डिपेंडेंट एट्रीब्यूट है, ठीक है। वो नेम जो है वो स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन नेम जो है वो डिटर्मिनेंट का भी पार्ट है ना। नेम क्या है? डिटर्मिनेंट का भी पार्ट है। तो फिर ये क्या हो गया? ये ट्रिवियल एफडी हो गया। क्या हो गया? ट्रिवियल एफडी। और ये पॉइंट हमेशा, ट्रिवियल एफडीज आर ऑलवेज वैलिड, ठीक, ट्रिवियल एफडीज आर ऑलवेज वैलिड, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या हो गया? मीन्स कि अगर डिपेंडेंट एट्रीब्यूट डिटर्मिनेंट का पार्ट है, ठीक है, डिपेंडेंट एट्रीब्यूट अगर डिटर्मिनेंट का पार्ट है तो वो क्या हो जाएगा? ट्रिवियल हो जाएगा। यानी कि जो एट्रीब्यूट जिसको हम लोग डिटरमाइन कर पा रहे हैं वो अगर, ठीक है, वो अगर डिटर्मिनेंट का भी पार्ट है, यानी कि जिसके थ्रू वो डिटरमाइन हो रहा है,
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, समझ लो तो बहुत सिंपल है, ठीक है। नॉन ट्रिवियल क्या हो गया, नॉन ट्रिवियल हो गया कि इफ द डिपेंडेंट एट्रीब्यूट इज नॉट सबसेट ऑफ डिटरमिनेंट इट्स नॉन ट्रिवियल। वही स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम वाला एग्जांपल, ठीक है। स्टूडेंट नेम जो है वो स्टूडेंट आईडी के साथ मतलब वो तो है नहीं ना, डिटरमिनेंट का पार्ट तो नहीं है, वो सिर्फ डिपेंडेंट है। क्या है वो, सिर्फ डिपेंडेंट डिटरमाइंड है, ठीक है, वो सिर्फ क्या है, डिटरमाइंड है, वो सिर्फ डिपेंडेंट है। तो फिर उसको क्या बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल। कि अगर डिपेंडेंट एट्रीब्यूट का सबसेट नहीं है, डिटरमिन नहीं है, ठीक है, सॉरी, डिटरमाइंड का सबसेट नहीं है अगर डिपेंडेंट एट्रीब्यूट, क्या डिटरमाइंड का सबसेट नहीं है डिपेंडेंट एट्रीब्यूट, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल। इफ द डिपेंडेंट एट्रीब्यूट इज नॉट अ सबसेट ऑफ डिटरमिनेंट, यानी कि स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम। अब यहाँ पे स्टूडेंट आईडी के साथ नेम तो नहीं है ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, नॉन ट्रिवियल। और नॉन ट्रिवियल वैलिड भी हो सकते हैं और इनवैलिड भी हो सकते हैं, ठीक है। ये डेटा इनकन्सिस्टेंसी पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे और होगा, यहाँ पे आर होगा, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट, मल्टी वैल्यूड। मल्टी वैल्यूड का मतलब हुआ कि देखो, ऑकर्स व्हेन टू और मोर एट्रीब्यूट्स डिपेंड ऑन द सेम एट्रीब्यूट, यानी कि कोर्स और पासिंग ईयर, ठीक है। कोर्स और पासिंग ईयर किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टूडेंट आईडी पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टूडेंट आईडी पे। आप स्टूडेंट आईडी से किसी का पासिंग ईयर फाइंड आउट कर सकते हो, किसी का कोर्स फाइंड आउट कर सकते हो। आप यूनिवर्सिटीज़ में भी देखते होगे कि कभी भी स्टूडेंट आईडी चेंज नहीं होती किसी की, आप निकलने के बाद भी सेम ही रहती है, जिसे हम लोग यूनिवर्सिटी रोल नंबर कहते हैं शायद। तो वो सेम सेम ही रहती है, चाहे आप पास आउट हो जाओ, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ देखो, यहाँ कोर्स और पासिंग ईयर दोनों ही स्टूडेंट आईडी पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यानी कि हम लोग स्टूडेंट आईडी की हेल्प से किसी का कोर्स और पासिंग ईयर दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कोर्स और पासिंग ईयर जो है वो इंडिपेंडेंट है दोनों एक दूसरे से। अब पासिंग ईयर तो कुछ भी हो सकता है ना, उसका कोर्स तो सेम ही होगा, मतलब कोर्स तो हर बैच का सेम ही होता है, पासिंग ईयर तो अलग अलग भी हो सकता है ना किसी किसी का। तो फिर ये दोनों क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है, बट आर इंडिपेंडेंट। डेफिनेशन ध्यान देना, बट आर इंडिपेंडेंट ऑफ इच अदर, ठीक है। यानी कि जो डिपेंड करता हुआ जो एट्रीब्यूट है, जो डिपेंड कर रहा है, डिपेंड करने वाले एट्रीब्यूट को हम लोग क्या बोलते थे, डिपेंडेंट डिटरमाइंड एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये जो डिटरमाइंड एट्रीब्यूट है, ये दोनों इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और ये दोनों किस पे डिपेंड करना चाहिए, सेम एट्रीब्यूट पे, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी। फोर्थ है ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, अगर ए बी से मतलब, ठीक है, अगर ए बी को डिटरमाइन कर रहा है और बी सी को डिटरमाइन कर रहा है, तो ए क्या करेगा, सी को भी डिटरमाइन करेगा, ठीक है। बचपन में पढ़ा था ना हमने, जीरोज लॉ होता था ना शायद, उसमें पढ़ा था हमने, किस में, फिजिक्स में होता था, जिसमें ए अगर बीस को मतलब क्या था, ए बी से रिलेट है एंड बी सी से, तो फिर ए सी से होगा। ट्रांजिटिव तो हमने हर जगह पढ़ा है, स्टेट में भी पढ़ा है, वही सेम चीज़ है कि अगर ए बी को डिटरमाइन कर रहा है, बी सी को डिटरमाइन कर रहा है, तो फिर ए बी सी को क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल में, आप एग्ज़ाम देने जाते हो, ठीक है, आपको रूम ढूंढना होता है, तो आप कैसे ढूंढते हो, आप क्या करोगे, अपना रोल नंबर देखोगे, ठीक है, उससे क्या करोगे, क्लास देखोगे, क्लास देख के क्या करोगे, फिर लेक्चर हॉल को ढूंढोगे, ठीक है। या आप सीट नंबर ढूंढते हो अपना कि मेरा कौन से फर्स्ट बेंच पे या सेकंड बेंच पे है ना। तो आप क्या करते हो, आप जाते हो अपने रोल नंबर से, आप रोल नंबर से अपना क्लास ढूंढते हो, फिर क्लास में जाके क्या करते हो, अपनी सीट को। तो रोल नंबर से क्या आप सीट को भी ढूंढ पा रहे हो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं, ठीक है। यानी कि ए बी से कनेक्ट हो रहा है और बी सी से, यानी कि ए बी को डिटरमाइन कर रहा है और बी सी को, तो ए सी को भी क्या कर पा रहा है, डिटरमाइन कर पा रहा है। तो वो क्या हो गया, ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। क्या हो गया, ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट। अब ये क्या होता है, एफ डी सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसी इन अ रिलेशन। एफ डी सेट क्या होता है, कलेक्शन होता है सारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज का। ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ठीक है, एग्जाम्पल से एफ डी सेट क्या होता है। पहले ये पढ़ लो, प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या होती है, तो अगर बी ए का सबसेट है तो ए डिटरमाइन करेगा बी को। डेफिनेटली सिंपल सी बात है कि अगर बी सबसेट है तो फिर ए तो डेफिनेटली उसको डिटरमाइन कर पाएगा, जैसे स्टूडेंट नेम क्या करेगा, नेम को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो है ये स्टूडेंट आईडी और नेम है, ठीक है, तो इसमें से एक नेम क्या होगा, इसका सबसेट हो जाएगा, वो नेम को डिटरमाइन कर पा रहा है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हो गया। सेकेंड है ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन क्या होता है,
अगर ए बी को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है, तो उसमें हम किसी एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट को दोनों साइड ऐड कर देंगे तो कोई भी डिपेंडेंसी चेंज नहीं होगी, ठीक है। कहने का मतलब, ऑगमेंटेशन का मतलब है कि अगर ए बी को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है, तो हम दोनों साइड एक कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड कर दे रहा है तो फिर डिपेंडेंसी चेंज नहीं होगी। जैसे स्टूडेंट आईडी और कोर्स, अब दोनों साइड हमने नेम को क्या कर दिया, ऐड कर दिया एट्रीब्यूट, नेम एट्रीब्यूट को, लेकिन इसकी डिपेंडेंसी क्या होगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। ट्रांजिटिव क्या, अभी मैंने बताया था, ए अगर बी को डिटरमाइन कर रहा है, बी सी को डिटरमाइन कर, तो ए क्या करेगा, सी को भी डिटरमाइन करेगा, ठीक है। ए बी को डिटरमाइन कर रहा है, बी सी को, तो ए भी क्या करेगा, सी को डिटरमाइन करेगा। नेक्स्ट है यूनियन। यूनियन में क्या होगा, ए अगर बी को डिटरमाइन कर रहा हो और ए सी को डिटरमाइन कर, तो हम दोनों का यूनियन लेके क्या करेंगे, ए जो है वो बी सी को डिटरमाइन करेगा, ठीक है, ए जो है वो बी सी को डिटरमाइन करेगा। डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो डिकम्पोजिशन में हम लोग डिकम्पोज कर देना, बेसिकली बहुत सिंपल। ए अगर ए जो है वही ऊपर जो यूनियन है वही डिकम्पोजिशन होगा, मतलब कि राइट हैंड साइड को क्या करेंगे हम लोग, डिकम्पोज करके दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जैसे ए बी सी को डिटरमाइन करे तो ए बी को भी डिटरमाइन करेगा और ये सी को भी डिटरमाइन करेगा, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट है व्हाट इज एट्रीब्यूट क्लोजर। अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। तो एट्रीब्यूट क्लोजर क्या होता है, तो द क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट सेट इज द सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट दैट कैन बी फंक्शनल डिटरमाइंड बाय एक्स यूजिंग द गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी। इन सिंपल वर्ड एक्स प्लस टेल्स अस एवरीथिंग दैट एक्स कैन डिटरमाइन। कहने का मतलब ये कि कोई एक रिलेशन है ए बी सी डी, तो इसमें से कोई भी एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट अगर कि पूरे रिलेशन को डिटरमाइन कर दे, ठीक है, पूरे रिलेशन की वैल्यू को डिटरमाइन कर दे, तो फिर वो क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट क्लोजर हो जाएगा, ठीक है। द क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट सेट इज द सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट, ठीक है, सारे सेट का एट्रीब्यूट होता है दैट कैन फंक्शनली डिटरमाइंड बाय एक्स, यानी कि एक सेट, ठीक है, एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो कि एक्स की हेल्प से डिटरमाइन कर ली जाए, जो कि एक्स की हेल्प से क्या हो, डिटरमाइन कर ली जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट क्लोजर, ठीक है। यानी कि एक्स प्लस क्या हो जाएगा, इसको एक्स प्लस इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एक्स प्लस टेल्स अस एवरीथिंग दैट कैन डिटरमाइन बाय एक्स, यानी कि एक्स प्लस जो है वो, सॉरी 1 मिनट, यानी कि एक्स प्लस जो है वो ये पूरे को क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर ले रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है, डेफिनेशन समझ में आया। यानी कि एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट, क्लोजर्स क्या होता है, एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है जो कि एक्स की हेल्प से डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, जो कि एक्स की हेल्प से डिटरमाइन करते हैं। अब इसका हम लोग एल्गोरिदम देखेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं एक्स प्लस को। तो पहले चीज़ तो जान लो कि एक्स प्लस जो यानी कि एक्स प्लस यानी कि इसका एट्रीब्यूट क्लोजर, पहले तो इसी को डिटरमाइन करें, ठीक है, खुद का क्लोजर भी होगा, एक्स प्लस जो होगा वो खुद का क्लोजर भी होगा, ठीक। रिपीट कर देखो, अब क्या करना है, देखो ये ना समझ लो, मतलब मैं यहाँ बताती हूँ एग्जाम्पल से बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, रिपीट अंटिल एक्स प्लस स्टॉप चेंजिंग, ठीक है, कहने का मतलब है कि जब तक एक्स प्लस जो है वो चेंज करना ना बंद कर दे तब तक क्या करना, हम लोग रिपीट करते जाना है प्रोसेस को। जैसे देखो ये ना ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं एग्जाम्पल से ही समझाती हूँ, क्लियर होगा बहुत। यहाँ देखो रिलेशन दिया हुआ है पी क्यू आर एस टी, ठीक है, और ये फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है कि किससे क्या डिटरमाइंड हो रहा है। तो हम लोग सपोज कर लो, हम लोग पहले पी का लिखते हैं एट्रीब्यूट क्लोजर, ठीक है। तो पी का हम लोग क्या लिखेंगे, पी पहले किसको डिटरमाइन करेगा, पी को करेगा, ठीक है, पी को करेगा। उसके बाद पी से क्या आ रहा है, क्यू भी आ रहा है, तो पी किसको करेगा, और पी क्यू को भी करेगा, ठीक, पी क्यू हो गया। अब पी क्यू से क्या आ रहा है, क्यू से फिर आर आ रहा है, ठीक है, क्यू से आर आ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर भी हो जाएगा, ठीक है। फिर पी आर से क्या आ रहा है, तो पी आर से फिर एस आ रहा है, क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो यहाँ पे एस भी आ जाएगा। अब एस से क्या आ रहा है, एस से टी आ रहा है, ठीक है, एस से क्या आ रहा है, टी आ रहा है, तो एस से टी आ गया, ठीक है। तो ये पी प्लस हो गया, ये पी प्लस हो गया, और ये इसका एट्रीब्यूट क्लोजर हो गया, और ये पूरा क्या कर दे रहा है, रिलेशन को वो कर दे रहा है, रिलेशन को डिटरमाइन कर दे रहा है। अभी इसको बताएंगे कि फिर अगर ये पूरे रिलेशन को डिटरमाइन कर ले तो इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, अभी बताते हैं। फिर देखो क्यू से क्या हो रहा है, तो क्यू का हम बताते हैं, क्यू है ये, ठीक, क्यू, क्यू का क्यू प्लस कर दो, एट्रीब्यूट क्लोजर ऐसे वो करते हैं ना, शो करते हैं। क्यू से अब क्यू प्लस का पहले क्या हो जाएगा, पहले तो ये खुद ही को ही डिटरमाइन कर लेगा, तो क्यू आ गया, ठीक है। फिर क्यू से क्या आ रहा है, आर आ रहा है, आर आया है ना, ये ब्रैकेट ब्रैकेट देख लेना अपना। क्यू से क्या आ रहा है, क्यू से आर आ रहा है, रुको मैं कर ही दे रही हूँ, ठीक है। तो क्यू से क्या आ गया, क्यू क्यू प्लस का क्या हो गया, एट्रीब्यूट क्लोजर क्या हो गया, क्यू आर आ गया, ठीक है।
तो ये पूरे रिलेशन को नहीं डिटरमाइन कर पाया। पी आर प्लस का क्या हो जाएगा, तो देखो पी आर प्लस भी जो क्या कर रहा है, पी आर प्लस से देखो क्या आएगा, तो पहले तो पी आर से क्या आ जाएगा, पी आर प्लस से पी आर से पहले तो पी और आर ही आ जाएगा, ठीक है, खुद ही हो जाएगा पहले। फिर पी आर से क्या जा रहा है, एस जा रहा है, एस आ जाएगा। एस से क्या जा रहा है, टी जा रहा है, टी लिख दो। और फिर देखो पी आर एस टी हो गया। अब पी से क्या जा रहा था, यहाँ पे क्यू भी जा रहा था, है ना, क्यू भी जा रहा था पी से, तो पी से यहाँ पे क्यू भी आ गया। तो ये भी पूरा क्या कर रहा है, ये भी पूरे रिलेशन को डिटरमाइन कर ले रहा है, ये भी पूरे रिलेशन को डिटरमाइन कर ले रहा है। अभी इसका भी दिखाऊंगी कि कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। एस प्लस से फिर देखो क्या आएगा, एस आएगा और टी आएगा। आर प्लस से क्या आएगा, सिर्फ आर ही आ रहा है, ठीक है। आप क्योंकि देखो आर से यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट में, इसी को बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट, ठीक है, इसी को, इस पूरे को बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पे आर प्लस से कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट प्रोजेक्ट तो समझ में आ गया कैसे हो रहा है, ठीक है। आई होप आप लोग को बहुत क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से एक बार बता दूँ, देखो पी प्लस से क्या हो रहा है, तो पहले तो पी जो है वो खुद को डिटरमाइन कर, तो पी लिख देगा, ठीक है, पी लिख दिया। अब पी से देखो, पी से क्यू भी जा रहा है, फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्या दिया हुआ है, पी जो है वो क्यू को डिटरमाइन कर रहा है, तो क्यू आ गया। अब क्यू आर को कर रहा है, तो आर आ गया। फिर पी आर से क्या जा रहा है, एस जा रहा है, तो एस आ गया। और एस से क्या जा रहा है, टी आ रहा है, ठीक है। इस तरह क्यू से क्या हो रहा है, क्यू से क्यू हो रहा है और आर हो रहा है। पी आर से क्या आ रहा है, पी आर, फिर पी आर से एस आ गया, फिर एस से टी आ गया। उसके बाद टी से फिर देखो पी से क्या आ रहा है, क्यू भी आ रहा है, तो क्यू भी लिख देंगे। तो ये पूरा क्या है, फिर से पूरा जो है वो ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, रिलेशन हो जाएगा। फिर एस से क्या आ रहा है, तो एस से सिर्फ एस और टी आएगा। आर से क्या आएगा, सिर्फ आर आएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा यहाँ पे टी नहीं वो किया गया है क्या, टी से भी आप कुछ नहीं आएगा, टी से फिर टी ही आएगा, ठीक है, टी से भी कुछ नहीं आएगा, टी ही आएगा, ओके। तो अब इसके ना एट्रीब्यूट क्लोजर से हम लोग कैंडिडेट की को डिफाइन करेंगे, ठीक है। वो तो हमने पढ़ा था, कैंडिडेट की जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर ले रोज को, है ना, उसको कैंडिडेट की बोलते थे। अब एट्रीब्यूट क्लोजर से कैंडिडेट की क्या होता है, तो देखो a set of attribute x is called a candidate key if x plus is equal to all attributes of R and no proper subset of x can determine all attribute, ठीक है। डेफिनेशन, ठीक है, क्या है, डेफिनेशन है ये, डेफिनेशन। अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एक्स इज कॉल्ड कैंडिडेट की इफ एक्स प्लस, देखो सिंपल मैं बताऊँ, इस वाले में पी जो था वो पूरे रिलेशन को डिटरमाइन कर ले रहा था, तो पी क्या हो जाएगा हमारा, कैंडिडेट की, ठीक है, कैंडिडेट की। अब पी आर भी डिटरमाइन कर रहा था, बट क्या पी आर को कैंडिडेट की बोलेंगे, पी आर को कैंडिडेट की बोलेंगे, पी आर सुपर की आएगा, ठीक है, पी आर क्या होगा, सुपर की, पी भी सुपर की हो जाएगा, ठीक है, पी भी सुपर की हो जाएगा। इवन ये भी सुपर की होगा, पी भी। लेकिन पी आर कैंडिडेट की नहीं होगा, क्यों, क्यों नहीं होगा, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि मिनिमल सुपर की कैंडिडेट की क्या होता है, मिनिमल ऑफ सुपर की। तो एक सर का तो डायलॉग भी है, मैं नाम नहीं लूँगी या फिर डायलॉग भी नहीं बोलूँगी, बट मैं खुद बताती हूँ कि जब तक इसका ब्रेक नहीं करोगे तब तक इसका ये रिलेशन नहीं जोड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि देखो पी आर है ना, पी आर है ये। अब इसको ना सिर्फ तुम इन दोनों को भी तुम तोड़ दो, पहले तो इसका भी ब्रेकअप कर दो, ठीक है, इसका भी ब्रेकअप कर दो, तो ये पी हो गया और ये आर हो गया। अब तुम देखो कि ये पी और आर क्या अकेले अकेले पूरे रिलेशन को डिटरमाइन कर ले रहा है, तो पी तो कर ले रहा है, ठीक है। अब पी को तुम और तो नहीं डिवाइड कर सकते, और तो इसका छोटा नहीं कर सकते हो ना, तो यहाँ पी से क्या आ जाएगा, ये पी क्या होगा, कैंडिडेट की हो जाएगा। और ये आर क्या होगा, आर जो है वो कैंडिडेट की नहीं होगी, क्योंकि आर सिर्फ आर ही को डिटरमाइन कर रहा है, पूरे रिलेशन को नहीं कर रहा है। और पी आर क्या हो जाएगा, पी आर मिला के सुपर की होगा, ना कि कैंडिडेट की होगा, क्योंकि ये मिनिमल नहीं है, ठीक, क्लियर हुआ होगा। तो वही कह रहा है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एक्स इज कॉल्ड अ कैंडिडेट की इफ एक्स प्लस इज इक्वल टू, यानी कि देखो ये पी, सपोज करो ये पी है, और पी क्या कर रहा था, पी प्लस क्या कर रहा था, मतलब जैसे पी प्लस यानी कि पी का एट्रीब्यूट क्लोजर क्या था, पूरा रिलेशन, पूरा आर था, ठीक है, सारे एट्रीब्यूट्स थे आर के। तो पी क्या हो रहा था, कैंडिडेट की, नो प्रॉपर सबसेट ऑफ, यानी कि इसका, अब पी का कोई सबसेट तो नहीं निकलेगा ना, पी का कोई भी सबसेट नहीं होगा, ठीक है, पी का कोई सबसेट नहीं होगा, तो नो प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स कैन डिटरमाइन ऑल एट्रीब्यूट, ठीक। If x can determine the whole relation and no smaller part of x can do that, then x is called candidate की। मैंने बहुत क्लियर डेफिनेशन में लिखा, आपको क्लियर हो जाना चाहिए, और समझाया भी है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि if x can determine the whole relation
एंड नो स्मॉलर पार्ट, तो डेफिनेटली अब पी का कोई स्मॉलर पार्ट नहीं होगा, है ना। अगर यही हम पी आर को कैंडिडेट की बोले तो क्या होगा, लास्ट एग्जाम्पल से पी आर कैंडिडेट की होगा, बिल्कुल नहीं। क्या कहा है कि नो स्मॉलर पार्ट ऑफ एक्स कैन डू डैट, यानी कि कोई भी अगर पी आर को हम लोग तोड़े तो कोई भी रिलेशन को नहीं फाइंड आउट कराना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग तोड़ रहे थे तो क्या कर रहा था, पी जो था वो रिलेशन को फाइंड आउट कर ले रहा था, पी क्या कर रहा था, रिलेशन को फाइंड आउट कर ले रहा था। तो हमारा पी आर ना होगा कैंडिडेट की, पी होगा कैंडिडेट की, क्या होगा, पी होगा हमारा कैंडिडेट की। क्लियर। अब ये एग्जाम्पल 2 देखो, आर ए बी सी डी ई, ठीक है। एफ क्या है, ए से बी, सी से डी, बी डी से ई, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसी में दी हुई है, रिलेशन है ए बी सी डी ई। ए को तोड़ो ज़रा, तो ए से क्या जाएगा, देखो मैं यहाँ तोड़ती हूँ, एग्जाम्पल तो देख लेना। ए से देखो, ए से जाएगा, पहले तो ए हो जाएगा, ठीक है। ए से ए हो गया, फिर ए से क्या होगा, बी सी होगा, ठीक है। ए से बी सी हो गया, सी से क्या हो गया, सी से डी हो गया, और बी डी से क्या हो गया, बी डी से ई हो गया। तो ए यहाँ पे क्या कर रहा है, ए यहाँ पे पूरे ए बी सी डी ई को फाइंड आउट कर ले रहा है, ठीक है। तो हमें किसी और को तो कुछ लेना भी नहीं है यहाँ पे, ए जो है वो खुद ही पूरा फाइंड आउट कर ले रहा है। फिर बी से देखो, बी से सिर्फ बी आ रहा है, सी से सी डी आ रहा है, डी से डी आ रहा है सिर्फ, और ई से ई आ रहा है, यानी कि किसी में कुछ और फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है। कैसे, देखो इसका कुछ दिया ही नहीं है, सी से सी डी हो जाएगा, डी से क्या होगा, ई हो जाएगा, और ई से ई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए प्लस ए बी सी डी ई, देखो यहाँ पे सिर्फ ए क्या होगा, कैंडिडेट क्या होगा, मैंने क्या बोला था, ए को हम लोग और छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। और ए में अगर हम लोग ए देखो, अगर हम कह दे यहाँ पे एक तुमको थोड़ा भटकाने के लिए, सपोज करो कोई दे देगा एग्जाम ऑप्शन में ए बी का, ठीक है। ए बी का निकालो ज़रा, तो ए से क्या हो जाएगा, ए से ए हो गया, ठीक है। बी से बी हो गया, ठीक है। ए बी से क्या हो गया, सी ए, सॉरी हाँ, ए से बी सी हो रहा था ना, सॉरी, ए से बी सी हो गया, और फिर ए सी से क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। और ए डी से क्या हो गया, ई हो गया, ठीक है। तब तो तुम बोल दोगे कि ए बी कैंडिडेट की है, नहीं बोलना है, क्योंकि ए बी को छोटा करो यार, छोटा करो और तोड़ो इसको, ए में तोड़ो, बी में तोड़ो, तो तोड़ने पे क्या आ रहा है, बी तो बी ही रह जा रहा है, लेकिन ए क्या कर रहा है, अकेले पूरा डिटरमाइन कर रहा है। तो हमारा कैंडिडेट की क्या होगा, अब ए को तो तुम और छोटा नहीं कर सकते ना, पाई पाई तो उसका निकालोगे नहीं। अब ए क्या अकेला ही है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, कैंडिडेट की हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा हमारा, कैंडिडेट की, ठीक है। ए क्या हो गया, कैंडिडेट की। क्लियर हुआ, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखो आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियम एंड डिराइव्ड रूल्स, ठीक है, डीबीएमएस का, ठीक है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम्स क्या होते हैं, आर द बेसिक रूल यूज टू इन्फर ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसी इन अ रिलेशन, मतलब कि सारे फंक्शनल डिपेंडेंसी को, मतलब रूल होते हैं बेसिकली, ठीक है। इन्फर करते सारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज को, अभी देखेंगे कि करके। विलियम आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसको डेवलप किया था, ठीक है। फाउंडेशन होता है डिपेंडेंसी थ्योरी का। सेम वही था, रिफ्लेक्सिबिलिटी, ऑगमेंटेशन, ट्रांजिविटी, अभी मैंने बताया था। मैंने बताया था ना रिफ्लेक्सिबिलिटी वाला, हाँ ये तो रहा, यही चीज़ है। ओके, नथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है। तो बी क्या था, फिर से बता देते हैं कि अगर बी जो है सबसेट है ए का, तो ए डिटरमाइन करेगा बी को। अगर ए और बी क्या है, अगर एक बी जो है डिटरमाइन कर रहा है, मतलब बी जो है वो डिटरमाइन, ए जो है वो डिटरमाइन कर रहा है बी को, तो सी अगर एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट दोनों साइड ऐड कर देंगे तो कुछ भी डिपेंडेंसी चेंज नहीं होगी, ठीक है। लास्ट क्या था, ए अगर बी से डिटरमाइन, मतलब ए अगर बी को डिटरमाइन कर रहा है, बी सी को कर रहा है, तो ए सी को भी डिटरमाइन करेगा, ठीक। अब डिराइव्ड सेकेंडरी रूल्स, ठीक है। दीज रूल्स आर डिराइव्ड यूजिंग द थ्री, पहले के थ्री प्राइमरी एक्सियम्स का यूज़ करके ये सारे रूल्स जो होंगे वो डिटरमाइन किए जाते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन क्या था, बताया था मैंने कि ए अगर बी सी है तो फिर उसको क्या करो, आप ब्रेक डाउन कर दो। यूनियन क्या था, कॉम्बाइन कर दो। कॉम्पोजिशन क्या था, जैसे ए अगर ए बी को डिटरमाइन कर रहा है, सी डी को डिटरमाइन कर रहा है, तो ए सी क्या करेगा, बी डी को डिटरमाइन करेगा। ये एक्सियम्स थे, ठीक है, याद रखना, कुछ वो नहीं है। स्यूडो ट्रांजिटिविटी क्या होती है, अगर ए बी को डिटरमाइन कर रहा है एंड बी सी अगर डी को कर रहा है, तो ए सी भी क्या करेगा, डी को करेगा, ठीक। ए बी को कर रहा है, बी सी अगर डी को कर रहा है, तो ए सी क्या करेगा, डी को। सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या होता है, ए को करेगा। एक्सटेंसिविटी क्या होती है, ए अगर बी को कर रहा है तो ए बी को भी करेगा। अभी एग्जाम्पल में ना अगर आप पुट करके रखोगे तो समझ में आ जाएगा कि आपको आर्मस्ट्रॉन्ग रिलेशन क्या होता था। तो एन आर्मस्ट्रॉन्ग रिलेशन इज अ स्पेशल रिलेशन इंस्टेंस दैट सेटिस्फाई ऑल डिपेंडेंसीज इन एफ प्लस एंड ओनली दोज डिपेंडेंसी
nothing extra. It represent the exact set of FDs implied by F, no more no less. मतलब कि ये जो था वो पूरे सेट को, पूरे फंक्शनल डिपेंडेंसी को डिटरमाइन कर ले, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग रिलेशन वही होता है, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट है इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। टू सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी FD1 and FD2 are said to be equivalent if they enforce the same constant on a relation. Both set describe the same data relationship even if written differently. This means every FD in FD1 and can be derived by FD2 and every FD in FD2 can be derived from FD1 using Armstrong axioms or inference rules, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर दो FD है, ठीक है, दो FD है, FD1 और FD2, इसको डी ही समझना, FD2, ठीक है। तो ये दोनों इक्विवेलेंट कब होंगे? जब FD2 जो है वो FD1 को डिटरमाइन कर ले और FD1 जो वो FD2 को डिटरमाइन कर ले, ठीक है। मतलब कि ये दोनों सेम रिलेशनशिप को जब वो करें, क्या बोलते हैं, डिस्क्राइब करें, तब ये काम बहुत ईजिली हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका अगर देखें तो FD1 को ले लो, थोड़ा आगे पीछे करके ले लेते हैं। A B C, ठीक है। FD2 को ले लो, B, अच्छा ऐसे ये बनाना पड़ेगा, A से B, फिर यहाँ पे B से C, तो रिलेशन था ना, B से C, ठीक है। इसमें कर दो B से D, B से C, ये दोनों को जब आप करोगे ना तो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट दिखेंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? फंक्शनल डिपेंडेंसी, मतलब कि ये दोनों जो होंगे इक्विवेलेंट होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज, यानी कि एवरी FD इन FD1 कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम FD2, ठीक है। एंड एवरी, जो हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम्स में पढ़े हैं कि A C से रिलेटेड है, B से, A B से है, B C से है, जैसे कि इसमें A B से है, ठीक है, A B से है रिलेटेड, मतलब A B को डिटरमाइन कर रहा है, मेरे से रिलेटेड क्यों निकल रहा है, डिटरमाइन बोलना है, और B D को कर रहा है ना। तो हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे? A D को करेगा, क्या निकालेंगे? A D को करेगा, ठीक। और फिर यहाँ से B C को, तो B C तो कॉमन ही है, यहाँ पे एक और ऐड कर दो इसमें, A D, A जो है वो D को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी कि FD2 से, मतलब FD2 से FD1 को डिटरमाइन कर सकते हैं और FD1 से FD2 को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। इन्फ्रेंस रूल या आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम्स का यूज़ करके, ठीक। अब है कैनोनिकल कवर, मिनिमल कवर इन DBMS। अ कैनोनिकल कवर इज अ सिंप्लीफाइड सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी that is equivalent to original set, meaning it preserves and the same closure contains no redundant attribute or dependencies. तो कैनोनिकल कवर क्या होता है? मिनिमल कवर होता है, ठीक है। इसमें ना रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स नहीं होते, यानी कि डुप्लीकेट्स नहीं होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो की टर्म समझो इसका। एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट, एन एट्रीब्यूट इन फंक्शनल डिपेंडेंसी इज एक्सट्रेनियस इफ रिमूविंग इट डज नॉट चेंज द क्लोजर ऑफ डिपेंडेंसी सेट। वैसे एट्रीब्यूट जिसको हम अगर निकाल भी दे, ठीक है, तो फिर ये क्लोजर्स को चेंज ना करे डिपेंडेंसी सेट के, ठीक है। मतलब कि जो अननेसेसरी होता है उनको हटा देना, जो अननेसेसरी एट्रीब्यूट होता है उसको एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट बोलते हैं। दूसरा क्या है? कैनोनिकल कवर। कैनोनिकल कवर of a functional dependency set F satisfies the following: every dependency in FC is logically implied by F, or every dependency in F is logically implied by FC. No extraneous attribute exists in F dependency in FC. कहने का मतलब ये है कि देखो, कैनोनिकल कवर जब हम निकालेंगे ना किसी भी फंक्शन का, ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी का, तो वो जो है वो क्या होना चाहिए कि वो इक्विवेलेंट होना चाहिए F के, या फिर F जो है वो इक्विवेलेंट होना चाहिए FC के, ठीक है, सारे डिपेंडेंसी। और दूसरी, कोई भी एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए, यानी कि कोई भी अननेसेसरी एट्रीब्यूट्स या डुप्लीकेट एट्रीब्यूट्स FC में यानी कैनोनिकल कवर में नहीं होने चाहिए, ठीक। एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी
इन कैनोनिकल कवर हैज़ अ यूनिक लेफ्ट हैंड साइड, नो डुप्लीकेट्स लाइक A1 B1 एंड A1 B2। ओके, मतलब कहने का है कि यूनिक लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है कि कैनोनिकल कवर जो है वो लॉजिकली इम्प्लाइड, मतलब कि इक्विवेलेंट हो एफ के, ठीक है, जो दिए हुए फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है, और कोई भी एक्सट्रेनियस, कोई भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट या डुप्लीकेट एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए, ठीक। एल्गोरिदम, इसका एग्जाम्पल समझते हैं, एल्गोरिदम देख लेना। तो एग्जाम्पल है ये, गिवन एफ इज इक्वल टू एक्स डिटरमाइंस वाई जेड, वाई डिटरमाइंस जेड, एक्स डिटरमाइंस वाई, एक्स वाई डिटरमाइंस जेड, कंबाइन डिपेंडेंसीज विद द सेम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। एक्स डिटरमाइन वाई जेड एंड एक्स डिटरमाइन वाई कंबाइन टू, अच्छा हाँ देखो, अभी हमने पढ़ा था कि अगर ऐसे रहेगा, ए अगर बी सी को है और ए अगर सी को है, तो हम दोनों को कंबाइन करके क्या लिख देंगे, एक्स जो है वो वाई जेड को कर रहा है, ठीक है, ठीक है, इसको कंबाइन कर दिया। स्टेप 2 में अब देखो यहाँ पे क्या था, एक्स एक्स जो है वाई जेड को और वाई जो है जेड को, और एक्स वाई जो है एक्स से वाई जा रहा है और एक्स वाई से जेड जा रहा है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक्स से वाई जा रहा है एंड एक्स वाई से जेड जा रहा है। एक मिनट, एक्स से वाई जेड हो गया, वाई से जेड हो गया, और यहाँ से एक्स से वाई। ओके, ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो, कंबाइंड डिपेंडेंसीज विद द सेम लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे ये एक्स से वाई जेड है, ठीक है, और एक्स से वाई है, ठीक है, इनको इन दोनों को हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, एक्स से वाई जेड लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो यहाँ पे हम लोग रिमूव कर दिए रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स को, ठीक है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट्स को। ये दोनों देखो, इस दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम था और राइट हैंड साइड में बस वाई भी सेम था, जेड को हमें वो करना था, उससे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, तो फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। चेक फॉर एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट इन एक्स वाई से जेड, एक्स वाई से जेड, ये लास्ट वाले में, ठीक है। वाई इज एन एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट बिकॉज वाई टू जेड ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा देखो, जब हम यहाँ से देखते हैं तो वाई से जेड जो है वो पहले से है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो जाएगा। एक्स देखो, वाई से ये जेड है, ठीक है, ये गिवन है ऑलरेडी है, और ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई से जेड हो जाएगा, है ना। और यहाँ से ये वाले से देखो, अगर हम लोग इन दोनों को देखें तो हम तो ये लिख सकते हैं ना, इन दोनों से क्या लिख सकते हैं, एक्स से जेड कर सकते हैं, है ना, एक्स से जेड क्या कर सकते हैं, एक्स से जेड कर सकते हैं। लेकिन एक्स से जेड करेंगे तो फिर यहाँ देखो, फिर यहाँ पे है, ये यहाँ से आया है, ठीक है, ये यहाँ से आया है, फिर यहाँ पे है एक्स से वाई जेड, क्या एक्स से वाई जेड है, तो इन दोनों को ज़रा ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो आ जाएगा एक्स से, इन दोनों को हम लोग करके क्या लिख सकते हैं, एक्स से वाई जेड लिख सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी है। तो फिर हम लोग क्या लास्ट में हमारा क्या बचता है, ये एक्स से वाई जेड और वाई से जेड। नेक्स्ट देखते हैं, फिर देखो अब एक्स से वाई जेड को चेक करो, तो फिर यहाँ पे सिंस वाई से जेड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो वी कैन डिराइव जेड फ्रॉम वाई। तो हम लोग जेड को डेफिनेटली, मतलब कहने का ये है कि वाई से हम लोग जेड को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये एक्स से वाई जेड में ये क्या हो रहा है, ये एक एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट बना है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे जेड एक्सट्रेनियस था तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स से, क्या लिख सकते हैं, एक्स से वाई लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स से वाई। तो हमारा फाइनल क्या आ गया, ये आ गया। अब हम लोग इसको फर्दर नहीं कर सकते, तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, ये कैनोनिकल कवर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा, कैनोनिकल कवर। समझ में आया क्या हुआ है, फिर से बता देती हूँ एक बार। ये एक्स से वाई जेड था, ठीक है, एक्स से वाई जेड, देखो एक्स से वाई जेड, वाई से जेड, एक्स से वाई, एक्स वाई से जेड। तो यहाँ देखो एक्स से वाई जेड और एक्स से वाई, अब इन दोनों को हम लोग एक साथ कंबाइन करके क्या लिख दिए हैं हम लोग, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हम लोग इन दोनों को कंबाइन करके लिखे हैं एक्स से वाई जेड, ठीक है, एक्स से वाई जेड। अब देखो एक्स वाई से जेड, ये लास्ट वाले में है ना, और यहाँ पे देखो वाई से जेड ऑलरेडी एग्जिस्ट था तो हम दोनों इसको कंबाइन करके क्या लिख सकते थे, एक्स से जेड। लेकिन यहाँ पे एक्स से वाई जेड ऑलरेडी जा रहा है तो हम पूरे को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, एक्स से वाई जेड, और वाई से जेड हमारा लास्ट में बचता है, ठीक है। अब जेड जो है वो वाई से डिटरमाइन हो जा रहा है, ठीक है, जेड वाई से डिटरमाइन हो रहा है, तो एक्स क्या होगा, तो फिर हम लोग इसको यहाँ पे इसको हम लोग और ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं, वाई क्या होगा यहाँ पे, सॉरी जेड क्या होगा, एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट हो जाएगा, तो हम लोग इसको एक्स से क्या लिख सकते हैं,
जेड लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट में हमारा ये वाई से जेड और ये एक्स से जेड हमारा कैनोनिकल कवर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैनोन सॉरी एक्स से वाई, क्या लिख रहे हैं, एक्स से वाई, हाँ। तो ये हमारा कैनोनिकल कवर हो जाएगा। ठीक, आई होप क्लियर हुआ होगा। हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, एनोमलीज इन डीबीएमएस। तो एनोमलीज क्या होते हैं, एनोमलीज ऑकर व्हेन अ डेटाबेस इज पुअरली डिजाइंड leading to data inconsistency and redundancy. They usually appear in unnormalized or partially normalized table. नॉर्मलाइजेशन हम भी आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा जो इसके बाद हम एसक्यूएल पढ़ेंगे एंड एसक्यूएल के बाद हम नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे, क्योंकि हम अच्छा नहीं, इसके बाद हम रिलेशनल कैलकुलस एंड टपल्स रिलेशनल कैलकुलस एंड अलजेब्रा पढ़ेंगे। उसके बाद हम एसक्यूएल पढ़ेंगे और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि रिलेशनल कैलकुलस पढ़ने के बाद ना आपको एसक्यूएल का फाउंडेशन मिल जाएगा। ठीक है, जब आप जॉइंस पढ़ोगे ना तो फिर क्लियर रहेगा सब कुछ। तो उसके बाद हम वो पढ़ेंगे। तो एनोमलीज क्या होते हैं, एनोमलीज ऑकर व्हेन अ डेटाबेस, जब डेटाबेस को लोग पुअरली डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो फिर एनोमलीज उसको बोलते हैं जब डेटाबेस अच्छे से डिज़ाइन पुअरली डिज़ाइन होता है। पहला क्या होता है, इंसर्शन एनोमली ऑकर व्हेन यू कांट इंसर्ट डेटा इनटू अ टेबल विदाउट अदर अनरिलेटेड डेटा। अगर हम लोग ना कभी डेटा को इंसर्ट नहीं कर पाए तो फिर क्योंकि अनरिलेटेड डेटा के बिना, तो फिर ये हमारा इंसर्शन एनोमली हो जाएगा। यू कांट ऐड अ न्यू कोर्स अनलेस अ स्टूडेंट इनरोल इन इट। जब तक स्टूडेंट इनरोल करेगा नहीं तो तुम कोर्स तो ऐड कर नहीं पाओगे, है ना। तो यहाँ ये इंसर्शन एनोमली हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है अपडेट एनोमली। अपडेट एनोमली क्या होता है, जब सेम डाटा मल्टीपल प्लेस पर स्टोर हो जाए। ठीक है, लेकिन एक कॉपी में वो अपडेट कर दिया जाए और एक कॉपी में अपडेट ना हो, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे डिस्टर्बेंस आएगा डेटाबेस में। तो इसको अपडेट एनोमली बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अपडेट। इफ एन इंस्ट्रक्टर्स नेम चेंजेस इट मस्ट बी अपडेटेड इन एवरी रो, यानी कि अगर एक में चेंज हो रहा है तो फिर उसको हर जगह चेंज होना चाहिए। ठीक है, ये दो टेबल्स में भी हो सकता है या फिर एक टेबल में ही अगर इश्यू हुआ तो फिर वहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो तीसरा है डिलीशन एनोमली। तो डिलीशन एनोमली क्या होता है, occurs when deleting one record also removes useful information unintentionally। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम एक रिकॉर्ड को डिलीट करते हो तो वो कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन भी अगर क्या बोलते हैं अगर उससे डिलीट हो जा रहा है तो फिर वो भी क्या होगा, पुअरली डिजाइंड हो जाएगा डेटाबेस, यानी वो फिर इशू क्रिएट करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये क्या होगा, डिलीशन एनोमली। तो तीन टाइप के एनोमली होते हैं, इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन। इंसर्शन एनोमली में जब हम डाटा को इंसर्ट नहीं कर पाते क्योंकि अनरिलेटेड टेबल्स, अनरिलेटेड डाटा की वजह से। ठीक है, अगर कोई डाटा है ही नहीं तो फिर हम उसमें इंसर्ट नहीं कर पाते कोई और डाटा, क्योंकि वो उससे रिलेट कर रहा था। ठीक, अपडेशन क्या हो गया, अगर एक अपडेट एक जगह अपडेट हो रहा है तो दूसरी जगह भी उसको अपडेट होना चाहिए, वरना फिर वो पुअरली डिजाइंड हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है डिलीशन एनोमली, यानी कि अगर हम किसी डाटा को डिलीट कर रहे हो, उससे कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाए टेबल से, तो उसे हम डिलीशन एनोमली बोलेंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा रिलेशनल मॉडल का मेन सारे टॉपिक्स खत्म हो गए, मतलब पूरे रिलेशनल मॉडल कंप्लीट हो गया। अब हम रिलेशनल अलजेब्रा एंड कैलकुलस पढ़ लेंगे तो हमारा पूरा रिलेशनल मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एसक्यूएल पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो आप आई होप आप लोग को लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। मेन टॉपिक एट्रीब्यूट क्लोजर फंक्शनल डिपेंडेंसी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस चैनल को। थैंक यू।